दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कार्यक्रम शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबको बहुत बहुत बधाई दिवाली की। आज दिवाली है और आप लोग राजी खुशी बढ़िया से दिवाली मनाइए, दिया जलाइए और पटाखे अगर न फोड़ें तो और अच्छा है पर्यावरण के लिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा दिया जलाइए कि अज्ञान का अंधेरा दूर हो, अशिक्षा का अंधेरा दूर हो, गरीबी का अंधेरा दूर हो, बेरोज़गारी का अंधेरा दूर हो। कुछ इस तरह का कीजिए। और अब मैं शुरू करता हूं बिहार के बारे में मैं अपनी चर्चा यह है दोस्तों कि बहुत दिन से ये समझा जा रहा था कि महागठबंधन पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि अगर एनडीए को देखा जाए जो सत्ताधारी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और कुछ उसके अन्य सहयोगी जिसमें लोजपा वगैरह हैं, इन्होंने 12 तारीख को ही अपनी काफ़ी हद तक अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। 12 तारीख, और आज क्या तारीख है? 20, यानी 8 दिन बाद आज महागठबंधन के सभी लगभग जितने घटक हैं उन्होंने कंप्लीट अपनी एक लिस्ट जारी कर दी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि आज ही सारी लिस्ट आई है। क्रमशः धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहे थे और यहाँ तक कि अपने उम्मीदवारों को बहुत चालाकी कर रहे थे, ठीक कर रहे थे कि वो अपने उम्मीदवारों को अपना सिंबल भी बांट रहे थे। लिफाफा पीले रंग का, आजकल लिफाफा बहुत चल रहा है बिहार में, पीले रंग का लिफाफा लेकर के लोग नेताओं के घर से निकल रहे थे, फिर माला पहनते थे अपने समर्थकों की ओर से और फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ कारों के काफिले के साथ चल पड़ते थे। ये दृश्य काफ़ी दिखाई पड़ा था। तो उसमें हमने देखा कि आरजेडी के जो चीफ हैं लालू प्रसाद यादव, वो भी बांट रहे हैं लिफाफा। कभी तेजस्वी बांट रहे हैं, कभी और कोई बांट रहा है पार्टी की तरफ से। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बांटते दिखाई देते थे, जनता दल यू के भी लोग दिखाई देते थे। सीपीआईएमएल के लोग जो है उन लोगों ने भी अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी 20 की, लेकिन उन्होंने एक डिकोरम मेंटेन किया कि जो सीटें दूसरे दलों की हैं उन पर उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं पुटअप किया था। और 20 का भी जो उनका क्लेम है सीटों का, उसको सभी लोग मान रहे थे कि ये कुल मिलाकर क्लेम उनका वाजिब है। क्योंकि 19 सीटों पर तो पिछली बार भी लड़े थे, तो 20 कोई गैर वाजिब नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग जो उनके समर्थक हैं वो मानते थे कि उनको ज़्यादा सीटें और लड़नी चाहिए थी। बहरहाल 20 पर उनका था। तो आज राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत सारे जो उसके उम्मीदवार पहले से घोषित थे, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी किया था जैसे आज हुई है, लेकिन नॉमिनेशन तो फाइल करने के लिए प्रक्रिया उन्होंने शुरू करा दी थी। और अच्छा किया था, क्योंकि आप जानते हैं 2 चरणों का चुनाव है और एक चरण के लिए नामांकन कब के उनका प्रक्रिया ख़त्म हो गई। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि 143 सीट्स जो हैं टोटल आरजेडी लड़ने जा रही है, पिछले चुनाव से 1 सीट कम, यानी 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर आरजेडी ने लड़ा था। तो 243 सीटों में ये आंकड़ा उसका है, 20 का आंकड़ा सीपीआईएमएल का है। और जो कांग्रेस पार्टी है, जो पिछली बार 70 सीट पर लड़ गई थी 2020 में, और बहुत लोग मानते हैं कि उसके 70 सीट से लड़ने की वजह से ही ये गठबंधन हार गया था चुनाव या कमज़ोर हो गया था, क्योंकि 12,000 वोटों का ही अंतर था। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दलों में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था और इससे उनकी सरकार बन गई। तो इस बार उसने एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 50-55 सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि जो गठबंधन के अन्य जो दल थे वो मानते थे कि कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मांगनी चाहिए। हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो लंबे समय तक बिहार कवर करते रहे हैं, हालांकि मैं हाल के वर्षों में मैं नहीं कवर किया, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूं बिहार में कांग्रेस की स्थिति को, उसके हिसाब से मेरा भी मानना था कि उसको 45, 50, 55 तक, बहुत मैक्सिमम 55 तक ही लड़ना चाहिए। ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो 61 सीटों पर लड़ रही है। तो चलिए
लेकिन कम से कम ये बात क्लियर हो गई कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। अब देखना है कि ये फ्रेंडली जो कॉन्टेस्ट, वो कह रहे हैं कि हम दोस्ताना लड़ाई लड़ेंगे, तो वो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो सबका घाटा है। कांग्रेस का भी घाटा होगा और जहां दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट होगा उसका भी घाटा होगा, यानी जीतने की संभावनाएं अब जो अपोजिशन का कैंप है उसमें कम हो जाएंगी और इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू उठाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वैसे ही बीजेपी जेडीयू ने बहुत चमत्कार किया है, कई उसने ऐसे फार्मूले तलाशे हैं कि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि किस दल को उन्होंने उकसा करके कहाँ खड़ा किया है, वो हम नहीं कहने जा रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि इतने सारे दल इस बार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ तो पहली बार लड़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ कुछ सीटों पर लड़ा करते थे, चंद सीटों पर, वो इस बार बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं। अब जैसे वो ओवैसी साहब ही हैं, उनकी जो पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा सीटों पर इस बार लड़ रही है। हो सकता है नामांकन वापसी के समय कुछ और सीटों से वो अपनी वापसी कर लें, वो अलग बात है। इसी तरह से आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे राजनीतिक दल इस बार लड़ रहे हैं जो जिन प्रदेशों से ओरिजिनेट किए हुए हैं, वहाँ भी वो पूरे प्रदेश में नहीं चुनाव लड़ते, लेकिन यहाँ भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये जो मामला है वो काफ़ी दिलचस्प है और ये निश्चित रूप से एनडीए को फायदा पहुंचाएगा, यानी बीजेपी जेडीयू को फायदा पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में अगर महागठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं वो भी आपस में लड़ने लगे, कुछ सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करने लगे, तो ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं होगा, ये बीजेपी जेडीयू के लिए फ्रेंडली हो जाएगा। तो जेडीयू और बीजेपी के लिए फ्रेंडली करने से तो आपका घाटा है, यानी अपोजिशन का घाटा है। और माना जाता है कि अपोजिशन को लेकर आज की तारीख में बिहार में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की आशाएं हैं कि भाई चेंज होना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो चेंज होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो भी तो कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार या कोई नेता उसको धत्ता बताते हुए, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करते हुए या उसको 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 कमज़ोर करते हुए एंटी इनकम्बेंसी को, और चुनाव में बाजी मार लेता है। ऐसा भी हुआ है और नीतीश कुमार तो इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों, अभी एक बात जरूर है कि इस बीच में बहुत सारी गलतियां दोनों पार्टियों से हुई हैं, खासकर जो महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां हैं। एक तो आरजेडी है जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, और एक है कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर बिहार का देखा जाए तो वहाँ तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से गलतियां हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वरना ये 20 तारीख की सुबह तक का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। अब तक 2-3 चक्कर लगा चुके होते नेता, दिवाली से पहले घूम चुके होते अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन आप देखिए, आरजेडी के हो या कांग्रेस के, ये दोनों पार्टियों के बड़े नेता इलाकों में नहीं जा सके, चुनाव क्षेत्रों में नहीं गए। कौन गया? बीजेपी के नेता गए, जेडीयू के नेता गए, यहां तक कि जो कहा जाता है कि नीतीश जी उतने शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, कम थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन मीडिया में लगातार आता रहता है। लेकिन वो भी सभा करने गए। लेकिन आपने कभी आरजेडी और कांग्रेस के टॉप नेताओं को सभा करते हुए इन 7-8 दिनों में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उलझे हुए थे सब अपने गठबंधन में। अरे भाई, क्यों उलझे हुए थे? क्या कारण था कि उलझे हुए थे? आपने पहले ही सेटल कर लिया होता। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों में प्रॉब्लम्स थी। हम थोड़ा कांग्रेस के बारे में बताना जरूर चाहेंगे, आरजेडी पर फिर आते हैं, क्योंकि आरजेडी में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ा दल होने के बावजूद, जितनी कांग्रेस में थी। कांग्रेस पार्टी में यह तय नहीं हो रहा था कि कौन तय करता है, कौन फैसला करता है। अल्लाह वरू साहब करते हैं या जो राजेश जी करते हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसी राज्य कमेटी भी नहीं है जहां से डेमोक्रेटिकली सारा फैसला हो जाता है। फैसला कौन कर रहा है? स्क्रीनिंग कमेटी। अब स्क्रीनिंग कमेटी में तरह तरह के ऐसे लोग हैं जो बिहार की ज्योग्राफिया भी ठीक से नहीं जानते, अब हम नाम तो नहीं ले सकते। इसके अलावा ये भी नहीं जानते कि किस जिले में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन उनका महत्वपूर्ण कैडर है और कार्यकर्ता है, या जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी या राहुल गांधी के नए विचारों से पूरी तरह कमिटेड है। तो बहुत सारे उम्मीदवार उतार दिए गए मैदान में, और ऐसे भी उतारे गए जो रात तक सुबह तक जो लोजपा में थे और शाम को कांग्रेसी हो गए, ऐसा। या दूसरी पार्टी, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी और पार्टी में मान लीजिए थे और पता चला कि शाम को किसी और पार्टी में चले गए, कांग्रेस में आ गए, उनको भी टिकट मिल गया, ऐसा भी हुआ है। तो
कांग्रेस पार्टी में लवरू साहब जो प्रभारी और जो राजेश जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये जरूर गड़बड़ झाला हुआ है, तभी कांग्रेसियों में इतना असंतोष है। कांग्रेसी इतने असंतुष्ट हैं कि भागलपुर में तो हमने सुना, पता नहीं वो घटना भागलपुर की है या पटना की है, लेकिन लोग जो थे कांग्रेस के वो भागलपुर इलाके के थे। उन्होंने 10-10, 20-20 साल से जो कांग्रेस के लिए कमिटेड होकर काम किया पदाधिकारी के तौर पे, उन लोगों ने भी रिजाइन कर दिया कांग्रेस पार्टी से कि भाई ये क्या है, किस तरह से अनदेखी की जा रही है कार्यकर्ताओं की, और ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं था कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये सब घटना घटी है। और उन्होंने ज्ञापन दिए हैं राहुल गांधी को, तमाम लोगों को उन्होंने ज्ञापन भेजे हैं, यहाँ तक कि हम जैसे लोगों के यहाँ भी भेज दिए हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने, बहुत सारे परिपत्र। तो ये घटना हुई है। कम से कम दूसरी पार्टियों में ये स्थिति नहीं रही। नाराजगी हुई है, किसी ने धरना दिया, किसी ने नाराजगी जाहिर की, कोई रोने लगा, कोई कुर्ता फाड़ने लगा, ये सब तो चलता है। ये सब रोचक दृश्य हैं जो रिपोर्टर्स के लिए भी बड़े मजेदार होते हैं और उसमें वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो गलतफहमियां हैं इसमें कोई और भी लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं? दोस्तों, हमारी जो समझ है कि कुछ ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं जो कांग्रेस की तरफ से पहले इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। ये 3-4-5 दिनों से अचानक कुछ लोग अजीब अजीब तरह का बयान देने लगे हैं। अब उनका कांग्रेस, अपने आप को कांग्रेस का होने का दावा करने वाले ऐसे लोग, अब वो अपने ही गठबंधन के एक प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता पर और उनके लोगों पर और उस पार्टी पर अटैक किए जा रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप सोचिए, सीपीआईएमएल को कोई आपत्ति नहीं, विकासशील पार्टी जो वीआईपी है उसको दिक्कत नहीं, सीपीआई को दिक्कत नहीं, सीपीएम को दिक्कत नहीं। जब किसी को दिक्कत नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार जो हैं वो तेजस्वी यादव ही होंगे अगर 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 ये जीता महागठबंधन, लेकिन कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों इसको अनाउंस करना नहीं चाहती थी। आज तक नहीं अनाउंस किया उसने, जबकि वो सारे लोग सहमत हैं। अच्छा, एक और बात है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि उनके अलावा और कोई उम्मीदवार उनके पास नहीं है, लेकिन वाई साइलेंस? इस मुद्दे पर साइलेंस क्यों भाई? जब आप जानते हैं कि उम्मीदवारी के घोषित होने के फायदे होते हैं और नुकसान भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन यहां तो पूरे बिहार को मालूम है कि महागठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मान लीजिए 19 और 20 का फर्क होता कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में, तब तो बात मानी जा सकती थी कि भाई 19 वाला जो दल है वो सोच रहा है कहीं हम 20 न हो जाएं चुनाव के बाद, यानी राष्ट्रीय जनता दल के बराबर सीटें आ न जाएं, तब मुख्यमंत्री हमारा होगा। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में ऐसी कोई राइवलरी तो है नहीं, आप बहुत पीछे हैं राष्ट्रीय जनता दल के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने ये जो सीक्रेट रखा, ये एक गोपनीयता बरती कि हम अभी नहीं करेंगे, जैसे आपकी पार्टी के अंदर का मामला हो। अरे भाई, ये गठबंधन का मामला है, आपकी पार्टी का नहीं है कि हम अभी सीएम नहीं घोषित करेंगे, हमारी ये पॉलिसी है। आप गठबंधन के घटक हैं, ये भी नहीं किया। तो इसके पीछे भी अब कोई बयान देने लगा कांग्रेस, अपने आप को कांग्रेस का होने वाला, कि मुख्यमंत्री का चयन तो बाद में होगा जी, कोई नहीं तय है कि कौन बनेगा जी। अरे भाई, ये अगर नहीं तय है तो पूरे बिहार के लोगों से पूछिए कि महागठबंधन में सीएम होगा तो कौन बनेगा, एवरीबॉडी नो। तो गलतफहमियां पैदा करने वाले लोग अचानक 3-4-5 दिनों में काफी बढ़ गए। मुझे लगता है यह भी राहुल गांधी और जो वहां पर प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस के टॉप लोग हैं, जो नीति निर्धारक हैं या जो फैसले करते और कराते हैं, खड़गे साहब हैं, अन्य लोग, मुझे लगता है कि उनसे अनदेखी हुई इस बात की कि आखिर बिहार में कौन लोग खेल बिगाड़ रहे हैं। तो यह भी एक कारण है। लेकिन अगर खेल बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लोग, तो यह भी उनको अनाउंस जल्दी कर देना चाहिए कि राहुल गांधी बिहार में कब आ रहे हैं, क्योंकि लोग तो इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आप सोचिए कि अनाउंस नहीं हुआ लोगों का कार्यक्रम, जबकि प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं और फिर जा रहे हैं 24 तारीख को, फिर जा रहे हैं। अमित शाह अभी अभी लौटे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी और श्रीमान तेजस्वी यादव, ये दोनों जो बड़े नेता हैं, एक आरजेडी के नेता और एक कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया लीडर, तो क्या ये दोनों मिलकर कैंपेन करेंगे, और करेंगे तो कब से करेंगे, ये अनाउंस करना चाहिए। इससे एक पॉजिटिव मैसेज आता है। लेकिन आई थिंक दोनों में समस्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। क्यों है ये तो वो जाने। लेकिन दोस्तों, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वेल विशर हैं,
उनके बीच में एक कन्फ्यूजन जरूर है, सवाल जरूर है, और इस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा मुझे लगता है समस्याएं दोनों में बढ़ती रहेंगी। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और फिर आपको एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।